स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने मोस्ट ट्रस्टेड कंटेंट प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स की उम्मीद करते हैं तो महादेव ट्यूटोरियल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बच्चों यहाँ से वो सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए आवश्यक होते हैं। तो चलिए बच्चों आज हम लोग बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट का जो एसेंट ऑफ सैप को डिस्क्राइब करता है। बच्चों एसेंट ऑफ सैप की बात करें तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू टॉप ऑफ द प्लांट और डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर का किसी प्लांट के रूट से एरियल डिफरेंट पार्ट में पहुंचने का प्रोसेस कहलाता है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप के लिए जो पॉजिटिव फोर्स है इसमें दो कंसेप्ट है बच्चों, एक ओल्ड कंसेप्ट है और दूसरा न्यू कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट है। ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पहले डिस्कस किया जाता था कैपिलरी एक्शन और इम्बिबिशन। माना जाता था कैपिलरी एक्शन और इम्बिबिशन के कारण ही वाटर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक, बॉडी पार्ट तक पहुंच पाता है, ठीक है। लेकिन आजकल हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे रूट प्रेशर का और ट्रांसपिरेशन पुल का, जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है एसेंट ऑफ सैप के लिए, जो आजकल एक्सेप्टेड है। सबसे पहले बात करेंगे इम्बिबिशन। बच्चों इम्बिबिशन क्या होता है? तो इम्बिबिशन का सिंपल सा मतलब है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल वॉल। सेल वॉल के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करना और उस सेल वॉल के थ्रू ही वाटर का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक प्लांट बॉडी के अंदर मूव करना कहलाता है इम्बिबिशन, जो काफ़ी पहले के समय में एक्सेप्टेड तो था लेकिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ये। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड कॉन्सेप्ट था कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के अकॉर्डिंग बच्चों अगर फाइन नैरो ट्यूब्स को अगर किसी लिक्विड के अंदर डाला जाए तो उस फाइन नैरो ट्यूब में वाटर का या लिक्विड का अपवर्ड मूवमेंट अपने आप स्टार्ट हो जाता है। इसके पीछे तीन कॉन्सेप्ट है, कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स और सरफेस टेंशन। ये तीनों फोर्स, कोहेसिव, अधेसिव और सरफेस टेंशन, तीनों फोर्स के एक्युमुलेटिव इफेक्ट के कारण फाइन नैरो ट्यूब से वाटर अपने आप ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है और इस एक्शन को कहते हैं कैपिलरी एक्शन या कैपिलरिटी कहते हैं। तो इम्बिबिशन और कैपिलरिटी ओल्ड कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है प्लांट्स। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूट प्रेशर थ्योरी। सबसे पहले बात करें बच्चों रूट प्रेशर थ्योरी, तो आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं, ये स्टेम का पार्ट है और ये रूट का पार्ट, नीचे सॉइल है। ये रूट सॉइल के बीच रहता है और सॉइल से वाटर का मूवमेंट रूट के अंदर कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो सॉइल से वाटर का रूट सेल्स के अंदर मूव करने के कारण रूट सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन हो जाता है ज़्यादा और वहाँ पे प्रेशर हो जाता है ज़्यादा। रूट प्रेशर में, रूट सेल्स में प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वो अपने बगल वाले सेल्स को वाटर ट्रांसफ़र करता है। इस तरह से बगल वाले सेल के अंदर भी प्रेशर हो जाता है ज़्यादा। तो ये प्रोसेस ग्रेजुअली बढ़ता रहता है। एक सेल दूसरे सेल को वाटर ट्रांसफ़र करता है, दूसरा सेल नेक्स्ट सेल को वाटर ट्रांसफ़र करता है। इस तरह से एक प्रेशर जनरेट होता है जिसके कारण नीचे लोअर वाले पोर्शन में हो जाता है प्रेशर ज़्यादा और ऊपर वाले में प्रेशर कम। तो धीरे धीरे लिक्विड अपवर्ड मूव करना स्टार्ट करता है। तो कंटिन्यूअस ऑस्मोसिस के कारण वाटर का सॉइल से रूट के अंदर मूव करना ये एक प्रेशर जनरेट करता है जिसको रूट प्रेशर कहते हैं और इस प्रेशर के कारण वाटर प्लांट्स बॉडी के अंदर मूव कर पाता है और इस टोटल कॉन्सेप्ट को कहते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। बच्चों ये जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा लार्ज प्लांट में इफेक्टिव नहीं है। ये हार्वेसियस प्लांट के लिए, छोटे छोटे साइज के जो प्लांट है इसमें इफेक्टिवली ये हो पाता है और मोस्ट एक्सेप्टेड है हार्वेसियस प्लांट्स के लिए। लेकिन अगर हम लोग बात करें बच्चों टॉल प्लांट में क्या होता होगा, तो टॉल प्लांट के लिए जो हम लोगों के पास कंसेप्ट है वो है ट्रांसपिरेशनल पुल। और ट्रांसपिरेशनल पुल में क्या होता है, जैसे ये प्लांट्स का सबसे टॉप पार्ट लीव का स्ट्रक्चर देखें तो लीव के अंदर होता है स्टोमाटा और स्टोमाटा में वाटर मॉलिक्यूल का कंटिन्यूअसली वाटर वेपर में कन्वर्जन होता है जिस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अब किसी प्लांट्स के टॉप में लीफ में ट्रांसपिरेशन होने के कारण वाटर का वाटर वेपर में चेंज होने के कारण
ये कंटिन्यूअसली लिक्विड यहाँ से इवेपोरेट हो रहा होता है, खर्च हो रहा होता है, जिसके कारण ये वाटर नीड इसमें डेवलप होता है। उस वाटर नीड के कारण एक सक्शन पुल जनरेट होता है जो नीचे से वाटर को ऊपर की ओर खींचता है। एक सक्शन पुल हुआ। दूसरा, इसमें काम करेगा कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है बच्चों, तो मैं आपको पहले बता दूं, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कंटेनर है, कंटेनर में वाटर रखा हुआ है। अब इस वाटर के छोटे से पार्ट को अगर हम लोग डील करें, ये छोटा सा पार्ट को मैग्नीफाई करें, तो ये हो गया आपका वॉल का पार्ट, ये कंटेनर का वॉल है, और ये लिक्विड वाला पार्ट है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स। मतलब आप समझ गए, कोहेसिव फोर्स का मतलब है फोर्स एक्टिंग बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ वाटर के बीच लगेगा कोहेसिव फोर्स, और इस वॉल का जो मटेरियल है और वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके बीच जो फोर्स लगेगा यहाँ पे बच्चों, इसे कहेंगे अधेसिव फोर्स। तो अधेसिव फोर्स का मतलब है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मटेरियल्स या फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू डिफरेंट मटेरियल्स, दैट इज नोन एज अधेसिव फोर्स। तो यहाँ पे वॉल और वाटर के बीच जो फोर्स लगेगा वो अधेसिव फोर्स कहलाएगा, और वाटर के बीच जो फोर्स लगेगा वो कोहेसिव फोर्स कहलाएगा। तो इन दो कॉन्सेप्ट, दो फोर्स के कारण, कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स के कारण कंटिन्यूअस एक वाटर चैनल जनरेट होता है जो रूट से लेकर के लीफ तक वाटर को चैनलाइज करता है, और कंटिन्यूअसली यहाँ से वाटर लॉस हो रहा होता है, जिसके कारण ये वाटर चैनल ब्रेक नहीं हो पाता है। और नीचे यहाँ बात करें तो यहाँ पे ऑस्मोसिस के द्वारा सॉइल से वाटर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होता है रूट में, और रूट जाइलम तक वाटर को पहुँचा रहा होता है। तो ये कंटिन्यूअस चैनल सॉइल से लेकर के लीफ तक बना रहता है, और ये सक्शन पुल के कारण जो ये एक फोर्स जनरेट होता है जो वाटर को अपवर्ड मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन पुल, जो इफेक्टिवली ये इसलिए कॉज हो पाता है बिकॉज कंटिन्यूअसली इवेपोरेशन हो रहा होता है या ट्रांसपीरेशन हो रहा होता है स्टोमाटा के थ्रू। ठीक है, तो बच्चों अगर बात करें हम लोग डे टाइम में, तो डे टाइम में तो ठीक है ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, एक सक्शन पुल जनरेट होता है। लेकिन नाइट में क्या होता होगा, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे डे टाइम में ट्रांसपीरेशन पुल काम करता है और नाइट टाइम में रूट प्रेशर थ्योरी काम करता है। तो आजकल जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है ये दो है, एक ट्रांसपीरेशनल पुल जो डे टाइम में काम करता है, और एक रूट प्रेशर थ्योरी जो नाइट टाइम में काम करता है, जिससे प्लांट्स का वाटर नीड फुलफिल हो पाता है, या ऐसे कहें तो सेंट ऑफ सैप का प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, डिफरेंट एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बच्चों मैं आपको बता दूं, ट्रांसपीरेशन में जो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब होता है उसका 90% वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। मात्र 1 to 2% ऑफ अब्जॉर्ब वाटर इज गेट यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब होता है, प्लांट्स के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है, उसका मात्र 1 से 2% वाटर ही फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है, और बाकी का जो 90, 95, 96% वाटर कंटेंट होता है वो लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो बच्चों ओवरऑल ये कंसेप्ट था हम लोगों का ट्रांसपीरेशनल पुल का। नेक्स्ट अगर बात करें तो कोहेसिव फोर्स मैंने आपको बताया, अधेसिव फोर्स, जैसे वाटर के बीच जो फोर्स लगेगा इसको कहेंगे हम लोग कोहेसिव फोर्स। और वो ये मान लिया जाए इस वॉल का जो मैग्नीफाई व्यू है ये है वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के जो फोर्स लगेगा उसको कहेंगे अधेसिव फोर्स। ड्यूरिंग डे टाइम मैंने आपको बताया डे टाइम में ट्रांसपीरेशनल पुल काम करता है जिससे प्लांट्स का वाटर नीड फुलफिल हो पाता है, और नाइट में स्टोमाटा क्लोज हो जाने के बाद ट्रांसपीरेशन हो जाता है क्लोज, तो उस समय रूट प्रेशर थ्योरी काम करता है, और रूट प्रेशर के कारण ही प्लांट्स को वाटर सप्लाई किया जाता है। बच्चों नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स में दो तरह का टिश्यू होता है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम।
जाइलम एक वैसा ट्रांसपोर्टिंग चैनल है जिसमें वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम रूट टू डिफरेंट एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट से लेकर के प्लांट के डिफरेंट एरियल पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटर और मिनरल्स का। बच्चों जाइलम ये 4 कंपोनेंट का बना होता है, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें मैं बात करूं बच्चों ट्रैकेट्स, वेसल और जाइलम फाइबर, ये तीनों बच्चों डेड होता है। आपको याद रखना है ये क्या है, ये डेड सेल्स का बना होता है। और एक जाइलम पैरेन्काइमा है जो लिविंग सेल्स का बना होता है। इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पे ये वेसल का स्ट्रक्चर है जिसके इंड परफोरेटेड होता है, जिसके थ्रू वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। और ये ट्रैकेट्स है, टैपरिंग इंड वाला ट्रैकेट्स होता है। बीच बीच में ये स्पॉट आप देख रहे हैं बच्चों, ये स्पॉट, इसमें छोटा छोटा होल्स होता है इसके दीवार पे, जिसके कारण वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट इसके थ्रू हो पाता है। जैसा कि ये एक ट्रैकेट्स है, इसके ऊपर दूसरा होगा, इसके ऊपर दूसरा होगा, इस तरह से इलॉन्गेटेड एक कॉलम बनता है जिसके थ्रू वाटर का मूवमेंट हो पाता है। नेक्स्ट बात करें दूसरा पार्ट फ्लोएम है। फ्लोएम एक ऐसा टिश्यू है जो फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बच्चों आप जानते हैं प्लांट्स अपना फूड खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जिसका बाई प्रोडक्ट है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज को लीफ में प्रिपेयर किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, और प्लांट्स के लीफ से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है फ्लोएम का। बच्चों फ्लोएम की बात करें तो ये 4 कंपोनेंट का बना होता है, सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। बच्चों यहाँ पे फिर से नोट करने वाली बात है, सिर्फ फ्लोएम फाइबर, ये जो आप देख रहे हैं फ्लोएम फाइबर, ये डेड होता है और बाकी का 3 कंपोनेंट लिविंग होता है। जाइलम में 3 कंपोनेंट डेड, 1 लिविंग, और फ्लोएम में 3 कंपोनेंट लिविंग और 1 कंपोनेंट डेड। सबसे पहले बात करें सीव ट्यूब का, तो बच्चों आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको सीव ट्यूब कहते हैं। ये बीच बीच में होल होता है, इस परफोरेटेड एंड को हम लोग कहते हैं सीव प्लेट, और ठीक इसके ऊपर दूसरा सीव ट्यूब, फिर इसके ऊपर दूसरा सीव ट्यूब रखा होता है, जिसके कारण प्लांट्स बॉडी के अंदर एक कंटिन्यूअस चैनल का फॉर्मेशन होता है जो फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बच्चों आप देख पा रहे हैं इस सीव ट्यूब के साइड में यहाँ पे एक सेल्स अटैच्ड है, और जिसको कहते हैं हम लोग कंपेनियन सेल्स। क्या कहते हैं? कंपेनियन सेल्स। चूंकि सीव ट्यूब के अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है न कोई अदर मैटर होता है, तो सीव ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए इसके बगल में कंपेनियन सेल्स होता है जो सीव ट्यूब के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाता है, क्या सीव ट्यूब लिविंग होता है या डेड होता है? अगर उसके अंदर न्यूक्लियस है तो क्या सीव ट्यूब डेड तो नहीं होता? तो आंसर आपका होना चाहिए नहीं, सीव ट्यूब लिविंग होता है। न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए नहीं है बिकॉज उसको फूड ट्रांसपोर्ट करना है, उसे सफिशिएंट स्पेस की आवश्यकता थी, इसलिए वहाँ पे न्यूक्लियस नेचर ने नहीं रखा है उसमें, और उसके सारे फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक सपोर्टिंग सेल्स लगा दिया गया है जिसको कहते हैं कंपेनियन सेल्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये फाइबर स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया 4 कंपोनेंट का बना होता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब बच्चों आप कहेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा का क्या काम है? फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम होता है स्टोरेज, ठीक वैसे ही जाइलम पैरेन्काइमा का भी काम होता है स्टोरेज का। फिर मैं आपको बता दूं बच्चों जाइलम का काम क्या है, तो आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम का काम क्या होता है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स। बच्चों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल को स्पेशल टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्पेशल टर्म कहलाता है ट्रांसलोकेशन। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द ट्रांसलोकेशन, तो आपका आंसर होना चाहिए ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा प्लांट्स बॉडी के अंदर लीफ से प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक फूड को पहुंचाने के प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। करेक्ट। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कंटिन्यूअस वाटर लॉस हो रहा होता है,
स्टोमाटा के थ्रू वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लांट बॉडी से ही लिया जाता है, जिसके कारण प्लांट बॉडी का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली डाउन होता जाता है। तो बच्चों याद रखेंगे, ट्रांसपीरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है, कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है ट्रांसपीरेशन। दूसरी बात करें बच्चों, प्लांट्स को मैक्सिमम मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलना पॉसिबल नहीं है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू को रिसीव करने के लिए भी न्यूट्रिशनल वैल्यू को रिसीव करने के लिए भी ट्रांसपीरेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, जो भी ट्रांसपीरेशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो पाता है उसका 90% लॉस हो जाता है वो ट्रांसपीरेशन के फॉर्म में, यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और जितना सम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होता है प्लांट के द्वारा, उस वाटर का मात्र 1 से 2% वाटर ही प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स के द्वारा फूड प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, आज के लिए क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा हम लोगों का और मज़ा भी आने वाला है, बिकॉज ये सारी बातें हम लोगों के बॉडी से रिलेटेड है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।